पीएम मोदी आज देश को 35 नए ऑक्सीजन प्लांट का तोहफा देंगे। पीएम केयर्स फंड से बने इन प्लांट का उद्घाटन एम्स ऋषिकेश में होने वाले एक कार्यक्रम के समय किया जाएगा। पीएम मोदी सुबह करीब 10:30 बजे ऋषिकेश एम्स पहुंचेंगे, जहां होने वाले एक कार्यक्रम में पीएम 35 ऑक्सीजन प्लांट देश को सौंपेंगे। इसके साथ ही देश के सभी जिलों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो जाएंगे। इस मौके पर पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देश में अब तक कुल 1224 ऑक्सीजन प्लांट के लिए पीएम केयर्स फंड से पैसे दिए गए हैं। इनमें 1100 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिनसे 1750 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन रोज मिल सकेगा। इन ऑक्सीजन प्लांट के रखरखाव और संचालन के लिए 7000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। दिल्ली के पंजाबी बाग में एक ऐसा पार्क बनकर तैयार होने वाला है जहां लोगों को भारत दर्शन का मौका मिलेगा। पार्क में देश की 21 ऐतिहासिक और धार्मिक इमारतों के मॉडल बनाने का काम जोरों पर है और इस पार्क की खासियत यह है कि इसे वेस्ट यानी कबाड़ से तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए दिल्ली नगर निगम के पास बेकार पड़े फर्नीचर, खंबे, खराब हो चुकी गाड़ियों और लोहे के दूसरे सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और आगरा के ताजमहल के अलावा 4 धाम समेत ऐसी 21 खूबसूरत इमारतें हैं जिन्हें बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कई इमारतें तो बनकर तैयार भी हो चुकी हैं, जिन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि खूबसूरत कारीगरी का ये करिश्मा कबाड़ से किया गया है। 21 इमारतें जो हैं वो तैयार की जा रही है इस 8 एकड़ के पार्क में, और इस तमाम जो इमारतें बनाई जा रही हैं वो पूरा वेस्ट मटेरियल से बन रही हैं। दिल्ली में इस तरह के प्रयोग इससे पहले भी 2 जगहों पर किए जा चुके हैं, जिनसे पर्यटन को बढ़ाने में मदद मिली है। हमने वेस्ट टू वंडर पार्क भी बनाया था। अब एमसीडी का जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल था वो सारे हमने भारत दर्शन पार्क में उसी से बनाया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम का ये पार्क 8 एकड़ में फैला है, जिसका काम इसी महीने पूरा करने की योजना है। यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना पर चंडीगढ़ में हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राज्यपाल के घर का घेराव करने के लिए पहुंच गए, लेकिन राज्यपाल के घर के लिए निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने उससे पहले ही रोक लिया। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग करने के अलावा तगड़े इंतजाम किए। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करने लगे, तभी पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी। बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारे लगा रहा एक युवक तो पानी की बौछार पड़ते ही दूसरी तरफ गिर गया, लेकिन हंगामा बंद नहीं हुआ। जैसे ही पानी की बौछार शुरू होती, प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के पीछे छिप जाते और बौछार बंद होते ही दोबारा बैरिकेड के ऊपर चढ़ जाते। लखीमपुर की घटना को लेकर जो है चंडीगढ़ में आज राज्यपाल के घर का जो है वो घेराव करने जो है वो जा रहे थे, लेकिन उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 4 एमएलए हॉस्टल के बाहर जो रोक लिया गया है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने भी यूपी पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा दिया। अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या मजबूरी है? उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? एक दिन पहले ही लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यूपी पुलिस ने रोक लिया था। केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जो सड़क हादसे में घायल होने वाले लोगों की जान बचाने में तो मदद करेगी, साथ ही इस योजना के तहत उन्हें अस्पताल पहुंचाने वालों को भी इस काम के लिए इनाम दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए शख्स को अगर कोई अस्पताल पहुंचाता है तो उसे सरकार की तरफ से 5000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि ये रकम मददगारों को तब दी जाएगी जब घायलों की बड़ी सर्जरी हो या कम से कम 3 दिन तक वो अस्पताल में भर्ती रहें। इसके अलावा अगर एक सड़क हादसे में 1 से ज्यादा लोग जख्मी होते हैं तब भी अस्पताल पहुंचाने वाले को 5000 रुपए ही इनाम के तौर पर मिलेंगे, और अगर एक ही जख्मी की 1 से ज्यादा लोग मदद करते हैं तो उनमें 5000 रुपए बराबर बटेंगे। हाँ, अगर हादसे में 1 से ज्यादा लोग घायल होते हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले भी ज्यादा हैं तो उन सभी को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, साल में देश भर से 10 सबसे बड़े मददगार निकाले जाएंगे जिन्हें 1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि ये योजना आने वाली 15 अक्टूबर से लागू होगी और 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। हमें ये अपेक्षा है कि जो गुड सैमरिटन्स है वो हिचकिचाए नहीं एक्सीडेंट्स को अस्पताल तक ले जाने में या उनको आवश्यक ट्रीटमेंट दिलवाने में। कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सावरिया सेठ मंदिर में दिए जाने वाले दान में तेजी आ गई। दावा किया गया कि पिछले 1 महीने में लोगों में मंदिर में करोड़ों की चीजें दी, जिनमें सोने, चांदी के बर्तन, चांदी की बांसुरी, भगवान के श्रृंगार की चीजें शामिल हैं। इसके अलावा लोगों ने आईफोन, चांदी के मोबाइल कवर
और करोड़ों रुपए दान में दिए। इन पैसों और सामान की गिनती सीसीटीवी की निगरानी में हो रही है और कहा जा रहा है कि अब तक 5 करोड़ रुपए के सामान और पैसों की गिनती हो चुकी है। सोना चांदी में बढ़ोतरी हो रही है। आजकल हर आदमी हर आइटम कई नाना प्रकार के आइटम बना कर लेके आ रहे हैं। मध्य अमेरिकी देश हॉन्डुरस के गुआनाहा द्वीप से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां अचानक इतनी भीषण आग भड़क गई कि देखते ही देखते द्वीप का करीब आधा हिस्सा उसकी जद में आ गया। बताया गया कि आग रात 2 बजे सुलगी, जिसके फैलने से सैकड़ों लोग बेघर हो गए। कई लोगों को अपने आशियाने छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जाना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई इमारतें आग की भेंट चढ़ी दिखी। उनसे ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं। जितनी ऊंची लपटें, उससे कई गुना ज्यादा धुआं भी पूरे द्वीप पर फैलने लगा। Hoy por hoy ha dejado más de 4.000 personas afectadas. अचानक लगी इस आग ने ऐसी तबाही मचाई कि जिंदगी भर की मेहनत की कमाई लगाकर बनाए गए लोगों के घर किसी खंडहर में तब्दील हो गए। वहां कुछ बचा तो वो था उन मकानों में टूटा फूटा सामान, चारों तरफ बिखरी राख और मलबा। इस घटना के बाद बिगड़े हालात का जायजा लेने के लिए हॉन्डुरस के राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडीज वहां खुद पहुंचे। Y ya tenemos idea del sistema que vamos a construir de viviendas probablemente hacia arriba. जो लोग इस घटना में झुलसे उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मकानों से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन सीमा के करीब देखे गए। बताया गया कि ये ड्रोन बीएसएफ की 3 चौकियों के पास देखे गए, जिन्हें बीएसएफ के जवानों ने देश की सीमा में घुसने से रोक दिया और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन ड्रोन को वहीं से लौटा दिया। ड्रोन को सीमा के करीब देखे जाने के बाद से ही भारतीय जवानों में हलचल बढ़ गई। पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बताया गया कि वहां से कुछ भी बरामद नहीं किया गया। ही कोई गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं, तुरंत उसको फायर से एंगेज करते हैं और हर तरीके से पाकिस्तान की चाल को नाकामयाब करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। बिहार के मधुबनी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां कुछ बदमाश एक कैश वैन लूटकर फरार हो गए। ये घटना पिछले महीने की 24 तारीख को हुई थी, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया और उस वीडियो में 4 बदमाश कैश वैन को लूटते नजर आए। बदमाशों ने कैश वैन लूटते वक्त उसकी सुरक्षा में तैनात गार्ड को भी गोली मारी। पैसे लूटने के बाद सभी बदमाश वहां से तेजी से भागने लगे। इसी बीच जिस बदमाश के हाथ में पैसों से भरा बैग था वो जमीन पर गिर पड़ा। जब वो गिरा तो उसके बगल से उसका साथी दौड़ते हुए आगे निकल गया। उसे भागता देख जमीन पर गिरा हुआ आरोपी तुरंत खड़ा हुआ और वो भी फरार हो गया। इस घटना में बदमाशों ने जिस गार्ड को गोली मारी थी उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला कि बदमाशों ने कैश वैन से 40 लाख रुपए लूटे। हरियाणा के यमुनानगर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 11वीं की एक छात्रा यमुना नदी में कूद गई, जिसे बचाने के लिए उसके पीछे 2 लोग नदी में कूदे, जिनमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स ने लड़की को बचा लिया, मगर वो नदी से बाहर नहीं निकल पाया। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम पहुंची और उसने गोताखोरों की मदद से लड़की और उसे बचाने वाले शख्स को बाहर निकाला, मगर जिस आदमी की मौत हो गई उसके घर वालों ने वहां पहुंचकर हंगामा किया। बताया गया कि जान गंवाने वाले शख्स को तैरना नहीं आता था और अब पुलिस उसके शव की तलाश में जुटी है। पुलिस की पूछताछ में लड़की ने बताया कि उसके घर में झगड़ा हो गया था। इसी बात से दुखी होकर उसने ये कदम उठाया। एक ऑटो चालक था, ऑटो चालक को ये सुनने में आ रहा है उसको तैरना भी नहीं आता, उसको बचाने के चक्कर में वो डूब गया और बल्कि लड़की बच गई है। अहमदाबाद में निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी के कांग्रेस दफ्तर पर पहुंचने पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। पिछले हफ्ते जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार दोनों दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे थे। तब कन्हैया कुमार तो औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन जिग्नेश मेवाणी नहीं हुए। उन्होंने इसके लिए कुछ तकनीकी कारणों का हवाला दिया था। हाँ, उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया था कि 2022 में वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। और यही वजह रही कि जिग्नेश मेवाणी जब अहमदाबाद में कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे तो बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने यह मान लिया कि औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल न होकर भी जिग्नेश कांग्रेस के ही हैं। इससे पहले जिग्नेश का काफिला ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस दफ्तर पहुंचा, जहां पार्टी नेताओं ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। दफ्तर के बाहर कलाकार नाचते गाते भी दिखे। जैसे ही जिग्नेश वहां पहुंचे, पार्टी नेताओं ने उन्हें गले लगा लिया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जय भीम के नारों के बीच उनके गले में कांग्रेस का अंगवस्त्र डाला गया, जिसके बाद जिग्नेश मेवाणी ने दिल्ली में कही गई अपनी वो बात दोहरा दी कि भले ही वो कागजों पर कांग्रेस के सदस्य नहीं है,
लेकिन दिल से वो कांग्रेस के हो चुके हैं। सदस्यता नहीं लिए, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ हूँ। 22 का गुजरात की विधानसभा का चुनाव पार्टी के सिंबल से ही लड़ूंगा। जिग्नेश मेवाणी गुजरात में निर्दलीय विधायक हैं और उनका तर्क है कि अगर वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो विधायक के तौर पर उनका कार्यकाल अधूरा रह जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कुछ कश्मीरी पंडितों और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने एक दिन पहले आतंकी हमले में मारे गए 3 लोगों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग शाम के वक्त श्रीनगर के लाल चौक में जुटे और वहां कैंडल मार्च निकालकर आतंकी हमले में मारे गए ML बिंद्रू समेत 3 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मारे गए लोगों की याद में वहां कई मोमबत्तियां भी जलाई गई। साथ ही मारे गए लोगों की तस्वीरें हाथों में लिए लोगों ने आतंकियों की कायराना हरकत के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। एक दिन पहले श्रीनगर में आतंकवादियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी थी, जबकि बांदीपुरा में भी एक आदमी को गोलियों से भून दिया था। तो मंगलवार की एक घटना जहां पर आतंकवादियों ने 2 घंटे में 3 लोगों की हत्या की थी। इसी के विरोध में कल लाल चौक पर श्रद्धांजलि दी गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कैंडल मार्च निकालने और श्रद्धांजलि देने के बाद सभी लोगों ने आतंकी हमलों की निंदा की। साथ ही बेगुनाह लोगों पर हमला करने के खिलाफ उन्होंने आतंकवादियों पर जमकर निशाना भी साधा। उनको मतलब इतनी बेदर्दी से मारा गया, क्यों मारा गया? वो तो एक आम शहरी था ना, वो कोई मुजरिम नहीं था। दूसरी बात है, उधर लाल बाजार में भी एक को मार दिया गया जो बेलपूरी बेचता था। वो कौन सा गनमैन था, वो कौन सा ये एक आतंकवाद था? तो हम चाहते हैं कि ये किलिंग बंद हो जाए। दिल्ली में परिवहन विभाग ने 15 साल पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में भेजने की मुहिम तेज कर दी। 23 सितंबर के दिल्ली सरकार ने आदेश दिया था कि परिवहन विभाग 15 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त करके स्क्रैप करेगा, फिर वो चाहे पेट्रोल से चलती हों या डीजल से। और उसी मुहिम के तहत दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की चेकिंग तेज कर दी गई। गाड़ियों को रोक रोक कर उनके कागज चेक किए गए, जिनसे पता चला कि वो गाड़ियां 15 साल पुरानी हैं या नहीं। जिन गाड़ियों के कागज सही थे उन्हें जाने दिया गया और जिनके गलत थे उन्हें रोक दिया गया। केवल 4 पहिया ही नहीं, 2 पहिया वाहनों की भी जांच हुई। इस दौरान एक ऐसी बाइक मिल भी गई जो 15 साल पुरानी थी। जो बाइक है वो यहाँ पर मिली है और इसका जो समय है वो पूरा हो चुका है। कार्रवाई हुई तो लोगों ने पुरानी गाड़ी लेकर सड़क पर निकलने की वजह बतानी शुरू कर दी। मैंने कहा बदल देंगे जी, अब लॉकडाउन की वजह से नहीं बदल पाया जी, मैं काम धंधा है नहीं इस वजह से। परिवहन विभाग ने पिछले कुछ दिनों में 70 गाड़ियां जब्त की हैं। इस समय उसके पास करीब 1,500 गाड़ियां हैं जो या तो बोली लगने के लिए या स्क्रैप के लिए रखी हैं, जिनमें जब्त की गई गाड़ियां भी शामिल हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने दावा किया कि तेज प्रताप यादव अब पार्टी में नहीं है। तेजस्वी और तेज प्रताप में विवाद की अटकलों के बीच शिवानंद तिवारी ने यह बोल दिया कि तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया है। ना भाई कहाँ पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है? तो अपने निष्कासित हो चुके हैं, उनको कह दिया पार्टी ने कि आप सही लगा सकते हैं, तो उसने खुद कबूल किया, भाई को मना कर दिया गया। यही तो मैसेज क्लियर न है। भारत बायोटेक ने बच्चों पर किए गए कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट सौंप दी। moneycontrol.com की रिपोर्ट है कि भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया और देश में टीकों और दवाओं के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाली संस्था DCGI को इस ट्रायल की रिपोर्ट सौंप दी। भारत बायोटेक ने बताया कि इस ट्रायल में 500 से ज्यादा बच्चे शामिल किए गए और ट्रायल की रिपोर्ट में बच्चों को 28 दिन के गैप में कोवैक्सीन की 2 डोज लगाने की सलाह दी गई। बिहार के छपरा जिले से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल से जा रही एक महिला के साथ छेड़खानी का आरोप कुछ लोगों पर लगा, जिसका विरोध करने इन आरोपियों ने मारपीट भी की। बताया गया कि यह मामला 27 सितंबर का है, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। वीडियो के विश्लेषण, जांच और जो हमारी टीम है उसने जो कार्रवाई की और जो लोकल इनपुट आए उसके आधार पर इस घटना में शामिल 6 अपराध कर्मियों की पहचान कर ली गई है। मेडिकल साइंस में उच्च शिक्षा के लिए होने वाली नीट PG सुपर स्पेशलिटी परीक्षा का नया सिलेबस इस साल से लागू नहीं होगा। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सरकार ने कोर्ट को बताया है कि सिलेबस में बदलाव 2023-24 के सेशन से लागू किए जाएंगे, जबकि पहले योजना मौजूदा सत्र से ही नया सिलेबस लागू करने की थी, जिस पर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। पहले केंद्र सरकार की मंशा मौजूदा सत्र से ही नया सिलेबस लागू करने की थी,
जिसे छात्रों ने अदालत में चुनौती दी थी और यह आरोप लगाया था कि परीक्षाओं से ठीक पहले सिलेबस में बदलाव करके केंद्र सरकार ने छात्रों से तैयारी का मौका छीना है। नीट, पीजी, सुपर स्पेशलिटी की परीक्षाएं मेडिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर किसी खास विषय की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए होती हैं। इन्हीं परीक्षाओं में आए नतीजों के आधार पर छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में दाखिला मिलता है। ओडिशा के कटक से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर एक सड़क के बीचों बीच अचानक पानी का फव्वारा फूट पड़ा। बताया गया कि सड़क के नीचे पानी की एक पाइपलाइन फटने की वजह से ऐसा हुआ, जिससे निकलता तेज पानी करीब 50 फीट ऊंचे फव्वारे की तरह उठता दिखा। जमीन से निकलते इस फव्वारे को देखने के लिए वहां कई लोग जमा हो गए और कुछ ही देर में वो सड़क पानी से भर गई। इसके बाद वहां से गुजरने का इरादा रखने वाले बाइक सवारों ने राह बदलने में ही अपनी भलाई समझी। पानी की तेज रफ्तार की वजह से सड़क में कई जगह गड्ढे भी हो गए। बाद में किसी तरह पानी को रोका गया और मरम्मत का काम शुरू किया गया। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दफ्तर खुलते ही पासपोर्ट के लिए अफरा तफरी मच गई। वहां करीब 2 महीने बाद पासपोर्ट दफ्तर खुला, जिसका बीते कई दिनों से लोगों को इंतजार था। जैसे ही ऐसा हुआ, लोगों की भीड़ पासपोर्ट दफ्तर में उमड़ पड़ी। तालिबान के कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश करने वालों के साथ वहां कुछ लोग वो भी जुटे जो इलाज कराने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें तालिबान के लड़ाके भीड़ पर काबू पाने के लिए लोगों को डराते दिखे। ऐसे में पासपोर्ट से जुड़े अपने काम करवाने के लिए वहां पहुंचे लोग परेशान भी नजर आए। पासपोर्ट के लिए मची इस अफरा तफरी को देख दफ्तर में मौजूद तालिबान के एक सदस्य ने बेकाबू हो रही भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन पिछली सरकार में मंजूर किए गए आवेदनों की सूची को जारी करने की तालिबान की घोषणा ने वहां के लोगों में ऐसी हलचल पैदा कर दी कि पासपोर्ट दफ्तर के एंट्री गेट से लेकर अंदर तक लोग ही लोग दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर में आम लोगों पर हो रहे आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की कायराना हरकत से खफा कश्मीरी पंडितों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और आम लोगों की हत्या का विरोध किया। ब्राजील के रियो डी जेनेरो पोर्ट पर पुलिस ने 5 टन नशीला पदार्थ जब्त किया। ये नशीला पदार्थ साबुन के डिब्बों में पैक करके ले जाया जा रहा था। यूपी के अमरोहा में दिल्ली की तरफ जा रही एक बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। खाई में गिरते ही बस में आग लग गई, जिससे एक यात्री की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। यूपी के कासगंज में कुछ लोगों पर एक महिला की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा। महिला की हत्या के बाद शव को एक खेत में फेंक दिया गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। अमेरिका की टेक्सास में एक स्कूल में फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि ये फायरिंग एक छात्र ने की। घटना में 4 लोग घायल हो गए और पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे स्कूल को घेर लिया और थोड़ी देर की कोशिश के बाद आरोपी छात्र को पकड़ लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी। मलेरिया की वजह से हर साल दुनिया भर में 4 लाख लोगों की जान जाती है। दक्षिण चीन के हाइनान प्रांत से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां भारी बारिश से हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाकों में बाढ़ आ गई। बताया गया कि 30 से ज्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है, क्योंकि जिन जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए वहां लोगों के लिए चैन से बैठ पाना भी मुश्किल हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो उस इलाके में बनी इमारतें मटमैले पानी के बीचों बीच बनी हो। आसमान से ली गई तस्वीरों में कई मकानों का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। न केवल मकान बल्कि पेड़ भी इन्हीं हालात से जूझते दिखे। जिन पेड़ों के ऊपरी हिस्से तक पहुंचना अमूमन टेढ़ी खीर साबित होता है, वो आज पानी में समा गए। ऐसे में तालाब बन चुकी सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के सुरक्षित रहने के बारे में सोचना ही बेमानी है। इन मुश्किल हालात में फंसे लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत बचाव दल ने अपनी पूरी जान लगा दी। इसके लिए उन्होंने नावों की मदद ली। जम्मू कश्मीर में कायर आतंकवादियों ने 2 दिन पहले महज 2 घंटों के अंदर 3 लोगों की हत्या कर दी। आतंकवादियों की कायराना हरकत से जम्मू कश्मीर में तनाव का माहौल है। मारे गए लोगों में मक्खनलाल बिंद्रू भी थे। पिता के हत्यारों से खफा उनकी बेटी ने आतंकवादियों को खुलेआम ऐसी चुनौती दे दी कि आतंकी भी डर गए। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी, आजा सामने। हैट्स ऑफ टू हिम। वो डरते नहीं है, किसी ने गोली मार दी तो हम डर जाएंगे। अपनी जमीन, अपनी मिट्टी और अपनों से प्यार की वो ताकत है जिसने एक बेटी को पिता के खो देने के बावजूद निडर बनाए रखा है। ये बेटी है
कश्मीरी पंडित मक्खनलाल बिंद्रू की। दवा की दुकान चलाने वाले वही मक्खनलाल बिंद्रू जिन्हें आतंकियों ने एक दिन पहले शाम को गोलियों से भून दिया। लेकिन बहादुर बेटी का जज्बा आतंकियों को खुलेआम चुनौती देने की ताकत रखता है। I being a Hindu, I have read Quran and Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। Makhanlal Bindru will be alive in the spirit. And Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, एह करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने, उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ, ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। श्रद्धा बिंद्रू ने पिता की मौत के सदमे में जाने की बजाय आतंकियों को शिक्षा के दम पर चुनौती देने का रास्ता चुना। उनकी आंखों में आंसू नहीं दिखे, क्योंकि आतंकियों के हाथों जान गंवाने वाले पिता ने बेटी को निडर होने की सीख दी थी। I don't have a single tear in my eyes. Why? Because he's a fighter. He'll die like a fighter. He always said, I'll die with my shoes on. But whoever is the person who shot my father dead, Mister, come in front of me. You have some education. My father gave me education. And the politicians gave you guns and the stones. You want to fight with guns and the stones? That is all cowardness. All the politicians are using you. आतंक से सुरक्षा बल के ट्रेंड जवान लड़ते हैं, लेकिन श्रद्धा समाज में रहकर भी आतंकियों से लोहा लेने को तैयार है। वो आतंकियों को ही नहीं, बल्कि आतंक की सोच को भी बदलने का जज्बा रखती हैं। उन्होंने कश्मीर की बहुत खिदमत की, तो सबको ये याद रखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सब की उन्होंने खिदमत मिलके की। 30 साल 40 साल एक ही जगह पे खड़े रहे, दवाइयों को कैसे अरेंज किया, जो शॉर्टेज थी कहीं नहीं मिलती थी। मक्खनलाल बिंद्रू के परिवार का दावा है कि कश्मीरी पंडित मक्खनलाल ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू होने के बावजूद अपनी जमीन नहीं छोड़ी, जबकि उनके साथी और संबंधी 1990 में ही वहां से चले गए थे। Many times I used to have this discussion with my father कि डैडी यार छोड़ो ना यार, क्या करना है यहाँ पे रह के, चलो कहीं बाहर चलते हैं, मजे से रहेंगे। He used to say, I'll die with my shoes on, I'll not run away. So that is Makhanlal Bindru. I think वो spirit जज्बा आना, आप मक्खनलाल बिंद्रू के शरीर को काट सकते हो, but उसके जज्बे को तो कभी नहीं काट सकते, है ना? My father's soul should see कि उनने क्या बच्चे बनाए हैं। वो डरते नहीं है, किसी ने गोली मार दी तो हम डर जाएंगे। श्रीनगर में आतंकियों ने मंगलवार को एक बार फिर ऐसा कत्लेआम मचाया कि चंद पलों में ही घाटी आतंक से हिल गई। महज 2 घंटों के अंदर आतंकियों ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। शाम 7:30 बजे मक्खनलाल बिंद्रू को और रात 8:30 बजे विनेंद्र पासवान को गोली मारी गई। उसके बाद करीब 9 बजे बांदीपुरा में मोहम्मद शफी नाम के एक आम नागरिक को गोलियों से भून दिया गया। 2 घंटे के भीतर 3 लोगों की हत्या की, जबकि 3 दिन के भीतर 5 लोगों की हत्या। और जाहिर सी बात है कि जब एक साथ इतनी ढेर सारी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, तो सुरक्षा एजेंसियां उसको लेकर अलर्ट पर हैं। खास बात यह है कि इन सारी आतंकी घटनाओं में आतंकवादियों ने छोटे हथियार का इस्तेमाल किया था। अब इसका गुस्सा कश्मीरी पंडितों में तो है ही, साथ ही साथ पाकिस्तान में भी इसका असर देखा जा रहा है। मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या से कश्मीरी पंडितों का गुस्सा फूटा तो निशाने पर आतंकियों का मददगार पाकिस्तान भी आ गया। फिर तो कश्मीरी पंडितों के गुस्से को आवाज देने डोगरा फ्रंट के अलावा शिवसेना के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर पड़े। कश्मीर में शांति लाना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। मनोज सिन्हा ने ट्विटर पर आतंकी वारदात की निंदा की। हर कोई आतंकी वारदात की कड़े शब्दों में निंदा करता दिखा। उस बेचारे ने हर एक की खिदमत की, उसने लोगों के लिए सब कुछ दिया। जब लोग यहाँ से भाग गए, वो नहीं भागा, वो यहीं रहा कि मैंने गरीबों की खिदमत करनी है। इस तरह की जो कायराना हरकतें हैं, उससे अगर कुछ आतंकवादी या आतंकवादियों के आका ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास और जम्मू कश्मीर में जो विश्वास का माहौल बना है वो कमज़ोर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और इस तरह की जो लोग भी हरकतें कर रहे हैं, उनको सख्त सख्त सज़ा हमारे सुरक्षा बल दे रहे हैं और आगे भी देंगे। इस बात को वो अच्छी तरह से जानते हैं। जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा है, आम जनता खुश है।
और यही खुशी आतंकियों को खटक रही है। बौखलाए आतंकियों को सुरक्षा बल के जवान लगातार सबक सिखा रहे हैं। देश के सभी पावर प्लांट में कोयले का गंभीर संकट पैदा हो गया है। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि पावर प्लांट्स में कोयले की कमी पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि जिन राज्यों से कोयला आता है वहां इस बार भारी बारिश की वजह से कोयले का खनन जरूरत के हिसाब से नहीं हो पाया। ऊपर से 2019 के मुकाबले देश में बिजली की मांग भी करीब 20% तक बढ़ गई। उस मांग को पूरा करने के लिए बिजली का उत्पादन भी बढ़ा, जिसकी वजह से कोयले की खपत भी पहले से ज्यादा हुई। लेकिन इससे हुआ यह कि कोयले की कमी हो गई और अब हाल यह है कि पूरे देश में जितने भी पावर प्लांट हैं उनमें औसतन सिर्फ 4 दिन का ही कोयले का स्टॉक बचा है। भारत में लगभग 70% बिजली बनाई जाती है कोयले से और माना जा रहा है कि पावर प्लांट्स में कोयले की किल्लत स्टॉक की प्लानिंग फेल होने की वजह से हुई, क्योंकि उद्योग कारखानों में बिजली की बढ़ी हुई मांग को देखते हुए प्रोडक्शन बढ़ाने की प्लानिंग तो पहले से थी, लेकिन पावर कंपनियों ने कोयले का स्टॉक उस हिसाब से नहीं बढ़ाया। अब रेलवे युद्ध स्तर पर मालगाड़ियां चलाकर कोयले की सप्लाई तो कर रहा है, लेकिन कोयले की ढुलाई पर त्योहारों के सीजन में चलने वाली स्पेशल ट्रेनों का असर पड़ सकता है, क्योंकि मालगाड़ियों के लिए खाली रेलवे लाइन मुहैया करा पाना आसान नहीं होगा। कोयले की ये क्राइसिस अगले 2-3 हफ्तों तक बनी रह सकती है। तब तक रेलवे की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा कोयले की ढुलाई की जाए और पावर प्लांट्स तक इसकी आपूर्ति की जाए। यूपी के कासगंज से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग गड्ढों के अंदर खड़े होकर प्रदर्शन करते दिखे। इन लोगों ने सरकार से कासगंज के पौराणिक महत्व वाले सोरो इलाके को तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की और अपनी इस मांग को मनवाने के लिए उन्होंने गड्ढों में खड़े होकर प्रदर्शन किया। इन गहरे खुदे गड्ढों में ये प्रदर्शनकारी छाती तक जमीन में धंसे दिखे। सोरो शुक्र क्षेत्र तीर्थ नगरी को तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। प्रदर्शनकारियों के बगल में कई पोस्टर भी रखे हुए दिखे, जिनमें सोरो को तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की गई। बताया गया कि इनका ये आंदोलन इसी तरह कई घंटों तक चलता रहा। महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति उपचुनाव के नतीजे आते ही जीतने वाली पार्टियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। वाशिम में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले एनसीपी कार्यकर्ताओं ने खुश होकर खूब होली खेली और जमकर गुलाल उड़ाया। वो खुदाई करने वाली मशीन पर चढ़ गए और एक दूसरे पर रंग फेंकने लगे। तो वहीं नंदुरबार में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वहां शिवसेना को 3 और बीजेपी को 4 सीटें मिली, लेकिन महाविकास आघाड़ी आगे रही, जिसकी वजह से शिवसेना को जश्न मनाने का मौका मिला। उसके लोगों ने रंग तो खेला ही, बैंड बाजे पर जमकर नाचे। धुले जिला परिषद में भी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन आगे रहा और उनके कार्यकर्ता खूब झूमे। इससे पहले जब महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति उपचुनाव के नतीजे आए तो कहीं से बीजेपी के लिए तो कहीं से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर लाए। वहां जिला परिषद उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस से आगे रही और उसे 85 सीटों में 23 पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें हासिल हुई। इसके अलावा एनसीपी को भी 17 और शिवसेना को 12 सीटें मिली, जबकि 16 सीटों पर निर्दलीय जीते। यानी कि इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि महाविकास आघाड़ी में शामिल सारी पार्टियां मिलकर तो बीजेपी से आगे निकल गई, लेकिन अगर अकेले लड़ने की बात करें तो जिला परिषद के उपचुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जबकि पंचायत समिति के उपचुनाव में कांग्रेस आगे रही और 144 सीटों में 35 जीत गई, जबकि बीजेपी के खाते में आई 33 सीटें। इसके अलावा एनसीपी को मिली 16 और शिवसेना को मिली 22। वैसे पंचायत उपसमिति के उपचुनाव में निर्दलियों ने अच्छी खासी सीटें जीती, उन्हें 38 सीटें मिली। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। देवी मां की उपासना के इस महापर्व पर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। देश भर के मंदिरों को भी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इस साल 2 तिथियां एक साथ पड़ने की वजह से नवरात्रि 8 दिन की है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए। पहली तस्वीर झंडे वाला मंदिर की, जहां पर सुबह सुबह आरती की गई और ये मंदिर के अंदर की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए मंदिर के बाहर, जब लोग जा रहे थे, यहाँ पर लोगों ने मास्क पहना हुआ है, तो नियमों का पालन करते हुए लोग दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंचे। आज से नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। कोलकाता में दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। कोलकाता के लेक टाउन में इस बार दुर्गा का एक खास पंडाल बनाया गया है। इस बार कोलकाता के लेक टाउन में दुबई के बुर्ज खलीफा की तर्ज पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल को बनाने का काम करीब 2 महीने पहले से ही शुरू कर दिया गया था और इसे बनाने में 250 से ज्यादा लोग लगे। बुर्ज खलीफा की तर्ज पर बनाए गए इस पंडाल की लंबाई 145 फीट है।
बिहार के मधुबनी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां कुछ बदमाश एक कैश वैन लूटकर फरार हो गए। ये घटना पिछले महीने की 24 तारीख को हुई थी, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया। और उस वीडियो में 4 बदमाश कैश वैन को लूटते नजर आए। बदमाशों ने कैश वैन लूटते वक्त उसकी सुरक्षा में तैनात गार्ड को भी गोली मारी। पैसे लूटने के बाद सभी बदमाश वहां से तेजी से भागने लगे। इसी बीच जिस बदमाश के हाथ में पैसों से भरा बैग था, वो जमीन पर गिर पड़ा। जब वो गिरा तो उसके बगल से उसका साथी दौड़ते हुए आगे निकल गया। उसे भागता देख जमीन पर गिरा हुआ आरोपी तुरंत खड़ा हुआ और वो भी फरार हो गया। इस घटना में बदमाशों ने जिस गार्ड को गोली मारी थी, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला कि बदमाशों ने कैश वैन से 40 लाख रुपए लूटे। परमबीर सिंह एक बार फिर जांच आयोग के सामने पेश नहीं हुए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह फिर जांच आयोग के सामने पेश नहीं हुए। सीआईडी ने आयोग को बताया कि उसने परमबीर को कई पतों पर नोटिस भेजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। अब आयोग ने उन्हें फिर 18 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए। सिलेंडर के दाम में 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जिससे राजधानी में रसोई गैस के दाम 899 रुपए हो गए। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के हेरिटेज सेल के असिस्टेंट इंजीनियर संजीव कुमार सिंह ने दावा किया कि उन्होंने दारा शिकोह की कब्र ढूंढ ली है। वो मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटों में एक दारा शिकोह पर रिसर्च कर रहे थे और उनका कहना है कि दारा शिकोह की कब्र दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में उस जगह है जहां अकबर के 2 बेटों की कब्र है। हुमायूं के मकबरे में पश्चिमी दरवाजे से एंट्री करते हैं तो उत्तर की दिशा में जो तीसरा दरवाजा है, वहीं से दारा शिकोह की कब्र का रास्ता खुलता है। ये वही जगह है। संजीव कुमार सिंह ने यह दावा किया कि औरंगजेब की जीवनी आलमगीर नामे में इस जगह का जिक्र है, क्योंकि उसी ने दारा शिकोह का कत्ल किया था। किस जगह दफन किया उसके बारे में हमें जानकारी सिर्फ और सिर्फ आलमगीर नामा से मिलती है। शहजादा दानियाल और शहजादा मुराद जिस जगह दफन है वहां दफना दिया गया। केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया। इस बार ये नोबेल जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को दिया गया।